Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study about John Taylor distortion theorem और इसको हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम भी कहते हैं बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो डिस्टॉर्शंस होती हैं ये उनको एक्सप्लेन करता है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर दैट कि जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बाद हमने टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है उसकी स्प्लिटिंग जो है वो पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कि ये जो 6 के 6 लिगेंड्स होते हैं उनकी बाउंड लेंथ्स जो है वो एक जैसी होती हैं, लेकिन टेट्रागोनल ज्योमेट्री में जो जी एक्सिस वाले जो लिगेंड्स हैं वो एक्स वाई लिगेंड्स के मुकाबले में या तो वो ज़्यादा इलोंगेटेड होंगे या वो एक्स वाई के मुकाबले में शॉर्टेंड होंगे। तो फिर उसमें मैंने कहा था कि 90% जो केसेस होते हैं उनमें जो जी एक्सिस होता है वो इलोंगेटेड होता है और बहुत कम ऐसे केसेस हैं 10% जिनमें ये कंप्रेस्ड होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। टेट्रागोनल तो ये दोनों हैं, ठीक है, तो हम इसको डिस्टॉर्टेड भी कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड मीन्स कि अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म है उससे जो है वो थोड़ा सा डेविएट करता है। तो क्यों ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बन जाती है ऑक्टाहेड्रल की रीज़न के? तो एक तो रीज़न ये है कि अगर आपके ये 6 लिगेंड्स एक जैसे नहीं हैं, ज़ाहिर है 4 लिगेंड्स जो हैं वो एक जैसे हैं और 2 जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो तब जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। नंबर 2 जो है ये आल्सो डिपेंड करता है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कि यहाँ पर मेटल कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेटल हमने देखा है एक्सपेरिमेंटली कि अगर कॉपर है जो कि D9 सिस्टम है या क्रोमियम है जो कि D4 सिस्टम है, तो उस केस में ये डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है कि वाई ये ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड होती है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है हमें जॉन टेलर थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जॉन टेलर थ्योरम जो है ये तो एक फुल फॉर्म है जिसको आपने पढ़ना है, लेकिन इसके जो शॉर्ट हैंड नोट्स हैं वो थोड़े से मैंने बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो इन 1937 दिस थ्योरम वाज एक्सप्लेन्ड और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री बनती है या टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनती है ये उसको जो है वो एक्सप्लेन करता है। सो इसका जो बेसिक पॉस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू दैट कि एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम पोजेसिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विल बी अनस्टेबल एंड विल अंडरगो डिस्टॉर्शन टू फॉर्म सिस्टम ऑफ लोअर सिमेट्री, लोअर एनर्जी, हाई स्टेबिलिटी एंड विल रिमूव डीजेनरेसी। देखें आपको पता है कि बॉन्डिंग का या जो ज्योमेट्री का पर्पस क्या है वो है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, और हमने CFT में भी ये प्रूव किया है कि टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से भी ज़्यादा स्टेबल होती है। अब वो स्टेबल किस तरह होगी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि अब इफ़ यू सी तो ये वो डायग्राम है जो कि हमने CFT में पहले भी पढ़ी हुई है। यहाँ पर देखें ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस टेट्रागोनल ज्योमेट्री, और इससे भी ज़्यादा स्टेबल जो है वो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से ही जो है वो टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनती है। इनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ जी एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड हो सकता है या कंप्रेस्ड हो सकता है। यहाँ पर इलोंगेटेड ज़्यादा हमने जो एग्जाम्पल है वो यूज़ की है, और उसकी एक्सट्रीम केस क्या है कि यहाँ पर तो जी एक्सिस इलोंगेटेड हुए हैं, लेकिन अगर ये इतने इलोंगेटेड हो जाएं कि ये अल्टीमेटली यहाँ से रिमूव ही हो जाए तो आपका जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो बन जाती है। अब यही पॉस्टुलेट जो है जो यहाँ पर कह रहा है वो ये कह रहा है कि एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है दिस इज़ नॉन लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जो है वो नॉन लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं कि दिस पोजेसिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो उसके पास जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लाइक इफ़ यू सी कि यहाँ पर ये ऑर्बिटल डीजेनरेट है, यहाँ पर ये डीजेनरेट है। पहले जो थे वो 5 के 5 एक ही लेवल पे थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ डीजेनरेसी लूज तो इसने की है, लेकिन फिर भी ये 2 डीजेनरेट है, ये 3 डीजेनरेट है। डीजेनरेट मीन्स के एक ही एनर्जी लेवल पर पड़े हैं, ठीक है। सो
These degenerate orbitals will be unstable and will undergo distortion to form system of lower symmetry, lower energy, high stability and will remove तो अब होगा क्या कि ये कन्वर्ट होगा टेट्रागोनल ज्योमेट्री में। टेट्रागोनल ज्योमेट्री में ये अपनी डीजेनरेसी को फर्दर लूज करेगा। तो जो एक ही लेवल पर थे वो एक लेवल से जो है वो डिफरेंट लेवल पर चले जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चला गया है और जी स्क्वायर जो है वो नीचे चला गया है। इसी तरह ये जो तीन एक डीजनरेट लेवल पर पड़े हुए हैं ये भी अपनी डीजनरेसी लूज करेंगे और एक जो है वो ऊपर चला गया है और दो जो है वो पीछे नीचे आ गए हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट से। अब आपको ये तो पता ही है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर क्यों गया है, वो इसलिए कि जब जी एक्सिस जो है वाले लिगेंड्स अवे चले गए हैं तो एक्स वाई वाली प्लेन वाले लिगेंड्स करीब आ गए हैं, तो ये ज़्यादा हाई एनर्जी चला गया है, सी एक्सिस कम एनर्जी पे। इसी तरह ही एक्स वाई हाई एनर्जी पे चला गया है और वाई जी एंड जेड एक्स जो है वो कम एनर्जी पर चले गए। लेकिन इससे हुआ क्या, डीजनरेसी लूज हुई है और सिस्टम ने स्टेबिलिटी गेन की है। लेकिन इससे होगा क्या कि इससे होगा ये कि पहला जो सिस्टम बहुत सिमेट्रिकल था अब उसमें इतनी ज़्यादा सिमेट्री नहीं रही। देखें इस स्ट्रक्चर में सिमेट्री ज़्यादा है क्योंकि 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं, लेकिन इसमें सिमेट्री जो है वो डिफरेंट है बिकॉज कि इसमें 6 लिगेंड्स अब एक जैसे नहीं रहे, 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। तो इसने सिमेट्री लूज़ की, इस ज्योमेट्री ने डीजनरेसी लूज़ की, लेकिन ये करने के साथ साथ उसने जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर लिया। क्योंकि अगर आप देखें कि अब जो एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले से नीचे गए हैं, जितने ऑर्बिटल्स एनर्जी में नीचे जाएंगे तो उतनी ही वो स्टेबिलिटी जो है वो गेन करेंगे। तो आई होप कि आपको अब इसका पॉस्टुलेट ये वाला सिस्टम ज़रा समझ आ गया होगा। पहला पॉस्टुलेट है कि अकॉर्डिंग टू दिस एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम पोजेसिंग डीजनरेट ऑर्बिटल्स विल बी अनस्टेबल एंड विल अंडरगो डिस्टॉर्शन टू फॉर्म सिस्टम ऑफ लोअर सिमेट्री। तो अब ये जो टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनी है ये लोअर सिमेट्री है, लो एनर्जी है इसकी, हाई स्टेबिलिटी है और इस तरह इसने अपनी डीजनरेसी को लूज कर दिया। नेक्स्ट वो ये कहता है कि दिस थ्योरम प्रिडिक्ट्स ऑकरेंस ऑफ डिस्टॉर्शन नॉट प्रिडिक्ट्स इट्स नेचर एंड मैग्नीट्यूड। देखें ये जो सिस्टम है ये तो बताएगा कि किन किन एग्जांपल्स में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये डिस्टॉर्शन होगी, जी एक्सिस इलोंगेटेड होगा या नहीं होगा, लेकिन ये उसकी क्वांटिटी नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि इतने डेल क्यू ज़्यादा हुई है, एनर्जी इतने कम है। जस्ट जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है कि डिस्टॉर्शन होगी या नहीं ये बताता है, ये नहीं बताता कि कितनी हुई है। नेक्स्ट है इफ अनडिस्टॉर्टेड सिस्टम हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री देन डिस्टॉर्टेड सिस्टम मस्ट हैव टू। अब अगर आप देखें कि ये डीजनरेसी जो लूज की है इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ये जो आपका टेट्रागोनल बना है इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जिसके चारों तरफ जो है वो शेप जो है वो अरेंज हो, तो यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर है, तो दोनों ने अपना सेंटर जो है वो लूज नहीं किया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इट मीन्स के जो टेट्रागोनल ज्योमेट्री है ये एक्चुअली दी डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और इस तरह करने से इसकी स्टेबिलिटी आई है। अब जॉन टेलर थ्योरम का क्या काम है कि हमें अगर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो पड़े हुए हैं तो हमें पता होगा कि किस में डिस्टॉर्शन होगी और किस में डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो जो जॉन टेलर थ्योरम है वो हमें इसके बारे में बताता है। तो थे जो बेसिक इस थ्योरम के पोस्टुलेट्स थे। अब हमने कुछ देखना है कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सिचुएशन जो हैं वो इन ऑर्बिटल्स की कौन कौन सी होती हैं, T2G एंड EG। देखें सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स वो होंगे जब उनमें एक जैसी सिचुएशन हो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और जब एक जैसी सिचुएशन ना हो तो उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि T2G में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तीनों एक जैसे होंगे। अगर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल सिचुएशन, और अगर तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिस इज आल्सो अ सिमेट्रिकल सिचुएशन। अब T2G अनसिमेट्रिकल कब होंगे, जब तीन में से एक में इलेक्ट्रॉन हो और दो में ना हो, ठीक है। T2G4 सिचुएशन, ठीक है, इसमें क्या है कि एक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे बाकी में एक एक होगा। इसमें क्या है कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दिस विल बी दी अनसिमेट्रिकल सिचुएशन। इसी तरह जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है ये भी सिमेट्रिकल हो सकता है। इसी तरह देखें कि EG सिमेट्रिकल कब है कि जब दोनों EG ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या दोनों में दो दो हैं, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है।
इसी तरह Eg अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है, या एक में 2 इलेक्ट्रॉन है या एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह Eg जो सिमेट्रिकल है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी फिर आगे 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। सिमेट्रिकल कब होगा, जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर हाई स्पिन। लेकिन Eg2 अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब दो में जो है, एक में दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है। तो इस तरह ये बनते हैं सेट ऑफ ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉर T2g एंड Eg। मैंने जो है यहाँ पर ये कुछ केसेस जो हैं वो बनाए भी हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पर एक काम करना है, आप स्टूडेंट्स ने खुद, कि ये सिचुएशंस खुद ड्रॉ करके रखनी है, ठीक है। तो आपने T2g ड्रॉ करने हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन सिमेट्रिकल है, कौन सी अनसिमेट्रिकल है। इसी तरह Eg भी सिमेट्रिकल होगा और अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन जब Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके ये केस बनेंगे कि या तो एक एक हो तो वो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन अगर Eg में इस तरह है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एम्प्टी है तो वो अनसिमेट्रिकल सिचुएशन जो है वो कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम जो है वो खुद बनानी है, दिस इज़ योर एक्सरसाइज, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमने 3 तरह के केसेस पढ़ने हैं। एक है नो डिस्टॉर्शन केसेस, एक है कंडीशंस फॉर स्लाइड डिस्टॉर्शन और एक है कंडीशंस फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अब नो डिस्टॉर्शन कंडीशंस कौन सी होंगी, कि जब Eg एंड T2g बोथ ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल, तब जो है वो नो डिस्टॉर्शन कंडीशन होगी, कि तब जो है आपके मॉलिक्यूल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी और टेट्रागोनल ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं बनेगी। परफेक्ट उन केसेस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, उनको हम कहेंगे नो डिस्टॉर्शन केसेस। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जिनमें T2g एंड Eg जो है वो दोनों सिमेट्रिकल हों। तो ये केसेस वो लिखे हैं, फॉर एग्जांपल D0 सिस्टम है, D3 सिस्टम है, D5, D8 एंड D10 फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन मीन्स कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप नहीं होते, एंड D0, D3 एंड D6 एंड D10 फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इन केसेस में क्योंकि Eg एंड T2g दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल जो हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो इस केस में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होगी। तो देखिए हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले हमने देखा है कि टेट्रागोनल में क्यों कन्वर्ट होता है, नंबर 2 उसके कुछ रूल्स हैं, नंबर 3 फिर हमने डिस्कशन की है कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर आगे हमने 3 केसेस पढ़ने हैं, एक नो डिस्टॉर्शन, एक स्लाइड डिस्टॉर्शन और तीसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। तो नो डिस्टॉर्शन में क्या है, इन सिचुएशंस में आपकी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल बनेगी। वो कौन कौन से हैं, ये वाले सिस्टम्स, इनको मैंने यहाँ पर ओपन करके भी जो है वो लिखा हुआ है, नो डिस्टॉर्शन केसेस। सबसे पहले हाई स्पिन में आते हैं। तो हाई स्पिन में ये देखें D0, T2g में भी कुछ नहीं है, Eg में भी कुछ नहीं है, दोनों सिमेट्रिकल। उसके बाद है D3। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें तीनों में एक एक है, T2g सिमेट्रिकल है, इनमें कोई नहीं है तो ये भी सिमेट्रिकल है। D5 हर एक में एक एक है तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। D8 इन तीनों में 2-2 हैं और इनमें एक एक है। D10 सब में 2-2 हैं तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो हाई स्पिन में ये एग्जांपल्स हैं D0, D3, D5, D8 एंड D10। लो स्पिन जो है वो हाई स्पिन, लो स्पिन D10 सिस्टम जो है वो एक जैसा होगा। लो स्पिन में D0 ये भी एक जैसा होगा, D3 जो है वो भी एक जैसा होगा। इसके बाद D6 अगर आप देखें, अब देखें ना कि अगर ये होता हाई स्पिन तो ये ऊपर भी जा सकता था, लेकिन लो स्पिन होने की वजह से ये सारे के सारे नीचे हैं। तो इन सब में सिमेट्री है। तो जिनमें Eg एंड T2g बोथ आर सिमेट्रिकल तो उनमें कोई डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं होगी। इसके बाद है सेकंड केस, स्लाइट डिस्टॉर्शन। स्लाइड डिस्टॉर्शन में ये होगा कि मॉलिक्यूल थोड़ा सा टेट्रागोनल ज्योमेट्री की तरफ कन्वर्ट तो होगा, लेकिन वो विजिबल या ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होगा, तो हमें पता नहीं लगेगा। डिस्टॉर्शन ज़रूर हुई है लेकिन स्लाइट हुई है, कोई बहुत ज़्यादा नोटेबल डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं हुई। तो स्लाइड डिस्टॉर्शन की कंडीशंस कौन सी होंगी, वो तब होंगी जब T2g तो अनसिमेट्रिकल हो लेकिन Eg जो है वो सिमेट्रिकल हो, तब जो है वो कंडीशंस ऑफ स्लाइड डिस्टॉर्शन हो।
उसका रीज़न क्या है आपको पता है कि ऑर्बिटल जो है वो ईजी सेट ऑफ के रास्ते से आते हैं, जबकि जो T2G है वो इन बिटवीन द लिगेंड पाथ होता है। तो इसलिए अगर इनमें डिस्टॉर्शन हो भी, इनमें अनसिमेट्रिकल हो भी, तो इतनी वो माइनर होती है, मेजर नहीं होती। तो अगर आप देखें इनमें ये जितने सिस्टम हैं, इनमें अगर आप देखेंगे कि T2G अनसिमेट्रिकल है, EG जो है वो देखें इनमें कोई भी अनसिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन T2G यहाँ पर देखें, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, सारे केसेस में जो है वो अनसिमेट्रिकल है। तो ये होगी कंडीशन फॉर स्लाइड डिस्टॉर्शन। तो ये है स्लाइड डिस्टॉर्शन की कंडीशन को ओपन करके लिखा हुआ है। तो ये देखें D1, ये EG जो है वो सब में सिमेट्रिकल है, जितनी मर्जी एग्जाम्पल देख लें, लेकिन T2G अनसिमेट्रिकल है। कैसे? ये 3 है तो इनमें एक में इलेक्ट्रॉन है, 2 में नहीं है, अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर 2 में इलेक्ट्रॉन है, 1 में नहीं है, अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 में पूरा पेयर है, अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर 2 में 2 पेयर है, 1 जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। सिमिलरली इसमें भी ये लो स्पिन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं। तो इस तरह दीज आर द कंडीशंस ऑफ स्लाइड डिस्टॉर्शन। इसके बाद थर्ड है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ये है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर ऑब्जर्वेबल चेंज आएगी। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के केसेस कौन से हैं? वो केसेस हैं जिनमें आपका जो है EG जो कि लिगेंड्स के रास्ते में आ रहा है वो अनसिमेट्रिकल हो, T2G चाहे हो या ना हो, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। तो इसमें ये वाले जो हैं, फॉर एग्जांपल D4 सिस्टम है, D9 सिस्टम है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ये होते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। और इस तरह D7 सिस्टम एंड D8 सिस्टम ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये होंगे आपके ये 2 केसेस या टोटल 4 केसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। तो इनको अगर हम ओपन करके यहाँ पर लिखें तो ये है, तो हाई स्पिन में है ये D4 सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि EG जो है वो क्या है, 1 में है, 1 में नहीं है, ठीक है। हालांकि T2G जो है वो क्या है, उसमें वो सिमेट्रिकल है, लेकिन जब EG अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। तो ये D4 सिस्टम, इस तरह D9 देखें, T2G तो सिमेट्रिकल है लेकिन EG 2 है ऑर्बिटल्स, तो 1 में 2 है, 1 में 1 है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में D4 एंड D9 सिस्टम, दीज आर हाईली इनमें जो है वो डिस्टॉर्शन होगी। तो ये एग्जांपल हो सकती है क्रोमियम की D4 सिस्टम, ठीक है, और ये वाली एग्जांपल होगी कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस की D9 सिस्टम। इसी तरह लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, उनमें है D7 सिस्टम एंड D8 सिस्टम, जिनमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन जो है वो होगी। अब D7 और D8 में कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं? D7 है कोबाल्ट एंड D8 है निकल, प्लेटिनम, प्लाटिनम। तो इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। इसी तरह क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी, और D9 जो कॉपर है उसके केसेस में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन जो है वो होगी। तो इस तरह हमने जो है वो अब तक 3 केसेस पढ़ ली हैं। नो डिस्टॉर्शन के जब बोथ EG एंड T2G आर सिमेट्रिकल। स्लाइड डिस्टॉर्शन जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होती, इसमें ये होगा कि T2G जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा, वेयर EG जो है वो सिमेट्रिकल होगा। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन क्या है कि जिसमें EG जो है वो अनसिमेट्रिकल है। तो उसमें 2 केसेस हैं, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। हाई स्पिन में 2 एग्जांपल्स हैं, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस। देखा ना, D9 सिस्टम कॉपर +2 D9 सिस्टम। इसी तरह ही कोबाल्ट D7 सिस्टम एंड निकल D8 सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किया है कि निकल, प्लाटिनम, प्लेडियम जो है ये एक्सट्रीम शो करते हैं, एंड क्रोमियम एंड कॉपर जो है ये कंडीशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की है। अब सबसे पहले जो है वो हम इसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको फॉर एग्जांपल है कि ये D4 सिस्टम है, क्रोमियम का है। अगर आप देखें कि ये DXY, DYZ एंड DXC है, ये DX2, Y2 और DZ2 है। तो अब ये 2 तरीक़ों से हम बना सकते हैं कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये 3 तो यहाँ पर प्लेस हो गए। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे हो सकता है कि वो हम DX2, Y2 पे प्लेस करें, या हम ये कर सकते हैं, दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम DXY, DYZ एंड DXC में एक एक प्लेस करके जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो DZ2 में प्लेस करें। अब हमने देखना कि ये है
कि आइदर इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने से टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनती है या इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने से टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है वो बनती है। तो एक्चुअली ये वाली सिचुएशन है दिस वन, जिसमें टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है वो बनती है। वो इस तरह कि जब Z में इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी जो है वो यहाँ पर आएंगे, तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वो Z एक्सिस के करीब नहीं जाएंगे, वो XY एक्सिस के ज़्यादा करीब जाएंगे, जिससे Z एक्सिस आपका नॉर्मल से इलोंगेटेड हो जाएगा और आपकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल हो जाएगी। सेम जो केस है वो हम हाई स्पिन में D9 सिस्टम में देखते हैं, विच इज़ ऑफ कॉपर। तो इसमें देखें कि ये हमने पेयर 6 बना दिए हैं, बाकी 3 ऊपर बनाने हैं। तो अब ये 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये वाली है कि जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेस कर दिए dx²y² में और dz² में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और एक दूसरा केस जो है वो बनाया है हमने, जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई है वो ये वाली है, जिसमें हमने z² में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए हैं और एक में जो है वो x²y² में सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखना है कि इन 2 ज्योमेट्रीज में से भी लिगेंड जो हैं वो किसके करीब आते हैं, आइदर दे आर कमिंग टुवर्ड्स dx²y² और dz²। तो देखें इस सिचुएशन में जो आपका z एक्सिस होगा वो इलोंगेटेड होगा, ना कि इस सिचुएशन में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, x²y² में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हैं। तो यहाँ इस साइड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्शन उनको नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, तो जिसकी वजह से z जो है वो आपका इलोंगेटेड होगा। नो कॉपर में जो z एक्सिस है वो इतना इलोंगेटेड हो जाता है कि अल्टीमेटली इट हैज़ बीन रिमूव्ड, और ये रिमूव्ड हो जाता है और ज्योमेट्री बजाय के टेट्रागोनल बनने के स्क्वायर प्लेनर बन जाती है। देखें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है। तो ये आपको मैंने बताया ना कि ये है कि इलोंगेटेड हो गया। अगर कॉपर के केस में ये z एक्सिस इतना इलोंगेटेड हो जाता है कि इट इज़ अल्टीमेटली रिमूव्ड और आपकी ज्योमेट्री जो है वो डायरेक्टली स्क्वायर प्लेनर बन जाती है, रेदर देन इट शुड रिमेन ऑक्टाहेड्रल और टेट्रागोनल। तो ये देखें ये नॉर्मल आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें अगर डिस्टॉर्शन होगी तो ये टेट्राहेड्रोगोनल ज्योमेट्री, और अगर ये डिस्टॉर्शन इतनी ज़्यादा हो कि ये z एक्सिस फर्दर रिमूव ही कर जाए तो आपकी ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो बन जाएगी। इसमें z एक्सिस इतना इलोंगेटेड हो गया कि इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मैटर और ये आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो बन गई। और कॉपर के केस में ऐसा होता है और आपने ये केस स्टडी किया हुआ है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट लेक्चर्स। ये देखिए हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में कॉपर टेट्रामीन का कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये 4s2,3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन स्टेबल करने के लिए हम 4s1,3d10 करते हैं, +2 करने के लिए ये d9। फिर हम यहाँ पर डेलिब्रेटली एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अब हमें पता चला है कि ये अब देखें कि यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव में पढ़ा है कि ये VBT जो है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी कि ये इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों बनती है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, ये DMT हो गया और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी जिससे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। लेकिन हुआ क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रहता है, sp3 एंड d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें और इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमें यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर क्यों मिलती है? वो इसलिए स्क्वायर प्लेनर मिलती है कि यहाँ पर इतनी एक्सट्रीम लेवल की डिस्टॉर्शन है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बजाय के वो टेट्रागोनल बने या ऑक्टाहेड्रल बने, ये इतना z एक्सिस इलोंगेटेड हो जाता है कि अल्टीमेटली वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो तब ये कॉन्सेप्ट जो थे वो नहीं थे, इसीलिए हमने तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर थी। और हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तब भी बनती है जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन ये करने के लिए हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यहाँ पर करना पड़ा। बाकी कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स में हम ये नहीं करते, इस तरह सिर्फ इसी में करते हैं।
जस्ट टू प्रूव दिस और जस्टिफाई दिस ज्योमेट्री। लेकिन अब हमें पता है कि एक्चुअली इसमें होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रहता है, कॉपर के पास आउटर डी भी है, तो बड़ी इजीली 6 यहाँ पर अमोनिया आ जाएंगे। लेकिन डिस्टॉर्शन की वजह से वो जी एक्सिस वाले रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर हमें स्केल प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो मिल जाती है। तो आई होप अब आपको ये जो डिसएडवांटेज था वीबीटी का, उसका भी आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिल गया है इस टॉपिक में। इसमें अब लास्ट क्वेश्चन रह सकता है कि हम किस तरह प्रूव करें कि जो ये ज्योमेट्री है, टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है वो स्टेबल है। एक तो मैंने यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि देखें यहाँ पर एनर्जी जो है वो लो है, ऑर्बिटल्स लो है, इसीलिए टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन जॉन टेलर जो है वो इसकी एक एक्सप्लेनेशन देता है डिफरेंट वे में, और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर है। तो अब हमने प्रूव किया कि ये देखें कॉपर है, D9 सिस्टम है, +2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पहले कन्वर्ट होगा, dxy, dyz एंड dxc, dx2y2 एंड dz2। फिर हमने यहाँ पर देखा है कि ये वाली सिचुएशन में इलोंगेटेड जी एक्सिस बनता है, तो वो हमने ये सिचुएशन जो है वो बना ली। अब हमने इसको फर्दर कन्वर्ट करना है टेट्रागोनल ज्योमेट्री में। डिस्टॉर्शन होती है तो dx2y2 ऊपर गया, dz2 नीचे, dxy ऊपर गया, dyz एंड dxc जो है वो नीचे आए। अब देखें जितना जो ऑर्बिटल ऊपर जाएगा उतनी ही वो एनर्जी लूज़ करेगा और स्टेबिलिटी लूज़ करेगा, और जितना वो नीचे आएगा उतनी ही वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब देखें इस लेवल से ये dx2, y2 और z2 जो कि डीजनरेट थे, अब अपनी डीजनरेसी लूज़ करेंगे। अब देखें जितना x2, y2 ऊपर गया है उतना ही z2 नीचे गया है, यानी कि जितनी स्टेबिलिटी आई है उतनी ही अनस्टेबिलिटी आई है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे इस केस में, तो और फिर इसी तरह इस केस में हम नीचे वाले में कैलकुलेशन जो है परफॉर्म करेंगे। अब नीचे वालों ने डीजनरेसी इस तरह किस तरह लूज़ की है, वो इस तरह लूज़ की है कि ये जो XY है ये 2 टाइम्स ऊपर गया है, यानी कि 2 टाइम्स इसने स्टेबिलिटी लूज़ की है, और 1 टाइम ये नीचे गए हैं, तो 1 टाइम इन दोनों ने स्टेबिलिटी गेन की है। तो इस तरह जो है ये जो है वो इनकी आपस में सेपरेशन हुई है। अब हमने यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर देखें कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया तो ये 4/3 सिग्मा 2 इसकी वैल्यू का आंसर है। इसी तरह यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा -4/3। तो देखें ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गेन की है एनर्जी स्टेबिलिटी उतने ही नीचे, तो 4/3 -4/3 कैंसिल होते हैं, तो देयर इज़ नो नेट गेन इन स्टेबिलिटी फॉर T2g ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो भी चेंज आई है उस वजह से ना कोई स्टेबिलिटी लूज़ हुई है ना कोई स्टेबिलिटी गेन हुई है, इट इज़ नल। अब आ जाते हैं ऊपर वाली कैलकुलेशन। ऊपर वाली में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आए हैं, हर एक की एनर्जी 1/2 है, तो यहाँ पर आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1। और लॉसिंग क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस 1/2 तो ये आ जाएगा -1/2। अब 1 में से हाफ निकाल दें तो बाकी जो है वो आपका हाफ आंसर बचेगा। तो ये हाफ जो है वो स्टेबिलिटी गेन हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट आई है उसमें कोई स्टेबिलिटी ना गेन हुई ना लूज़ हुई, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट से स्टेबिलिटी जो है वो गेन हुई है। तो इस तरह हम ये प्रूव करते हैं कि yes, when distortion occurs there is net gain in stability. This gain in stability is the reason behind this distortion. So this was all about John Taylor distortion.